आज हम लोग बात कर रहे हैं एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, और ये है बैक्टीरिया। तो जैसे आप देख रहे हैं कि जो जेएसएससी का सिलेबस जो अभी डिज़ाइंड है, यहाँ पर 20 क्वेश्चंस आप जानते हैं कि साइंस से पूछा जाने वाला है, और इसमें 20 क्वेश्चंस में उम्मीद है कि 7 से 8 क्वेश्चंस आपको जो दिखने वाला है वो दिखेगा बायो से। तो इसलिए बायो को या बायो पर फोकस करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसी कड़ी में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं जीवाणु के बारे में। और यहाँ पर जीवाणु के बारे में जो ये वीडियो होगा, ये कंप्लीट वीडियो होगा, यानी अगर जीवाणु के बारे में इस वीडियो को आप देख लेते हैं, उसके बाद आपके क्वेश्चन इस टॉपिक से गलत होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, जीवाणु का सबसे पहले अगर बात करें कि खोज किसने किया था, तो इसके खोज करता है एंटोनी ल्यूवेनहॉक। तो ल्यूवेनहॉक जो है इसके खोज करता है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा बात जो ध्यान रखना है कि ये जो ल्यूवेनहॉक हैं, अब इसके खोज करता है, तो इस वजह से इनको क्या कहा जाएगा, तो जीवाणु का या जीवाणु विज्ञान का जनक भी इनको कहा जाएगा। ठीक है, तो जीवाणु विज्ञान का जनक कौन कहलाएंगे, तो ये भी कहलाएंगे एंटोनियो ल्यूवेनहॉक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो जीवाणु है ये किस जगत का हिस्सा है। जैसे जब आप पढ़ते हैं बायो में, तो आप देखते हैं कि 5 जगतों में कुल मिलाकर बांटा गया है जीव वर्ग को, और इसमें जीवाणु जो है ये मोनेरा वर्ग का पार्ट है। ठीक है, ये मोनेरा जगत का हिस्सा है। वर्गीकरण जब आप देखते हैं विटकर का, तो उसमें ये मोनेरा जगत में इसको स्थान दिया गया है। तो मोनेरा जगत में जनरली आप देखेंगे कि जितने भी बैक्टीरिया हैं वो इसमें आ जाते हैं। एक है जो मोनेरा से बाहर है, इस जगत से बाहर है, उसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। तो ये भी याद रखिएगा, ये अपवाद है, ये मोनेरा जगत का हिस्सा नहीं है। ये किसका हिस्सा है, तो ये पादप जगत का हिस्सा है। अब सवाल ये है कि ये पादप जगत का हिस्सा कैसे है, क्यों है। तो पादप जगत का ये हिस्सा इसलिए है क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये प्रकाश संश्लेषण करता है, और प्रकाश संश्लेषण करने वाले जितने भी आते हैं वो सारे कहाँ आते हैं, तो वो पादप जगत का हिस्सा होते हैं। तो इसी वजह से इस साइनोबैक्टीरिया को कहाँ रखा जाता है, प्रकाश संश्लेषण की वजह से पादप जगत में रखा जाता है। बाकी जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, मोनेरा जगत में आते हैं। अब अगर जीवाणु के स्ट्रक्चर की बात करें, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो जीवाणु होता है ये एक कोशिकीय होता है। पहला बात तो ये आपको याद रखना है, एक ही कोशिका से बना होता है, यूनिसेल्युलर होता है, एक कोशिकीय होता है। दूसरा बात कि इसमें जो इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, इनमें केंद्रक का अभाव पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक विहीन होता है, केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता। ये भी पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको पता ही है कि जो जीवाणु है ये सभी लगभग विश्व के सभी स्थानों पर पाया जाता है, हर जगह पर मिलेगा, चाहे जल हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे किसी जीव के ऊपर हो, चाहे जीव के भीतर हो। जैसे हमारे पेट के अंदर, हमारे शरीर के अंदर भी कई जीवाणु मौजूद हैं। तो इस तरह से ये कहीं भी पाया जाता है, हर स्थान पर पाया जाता है, हर जीव में पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जीवाणुओं की कोशिका भित्ति की, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर एक पिक्चर को देखते हैं। तो ये देखिए, जीवाणु का कोशिका है, और यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई है जिसको हम लोग एक बार देखेंगे। तो ये जो आपको बाहरी ये लेयर दिख रहा है, ये लेयर, इसी सबसे बाहरी लेयर को सबसे पहले क्या कहेंगे, तो ये कैप्सूल कहेंगे। ठीक है, सबसे बाहरी जो लेयर है, इसके अंदर वाला ये जो लेयर आपको दिख रहा है, सेकंड लेयर, यही है कोशिका भित्ति। किसकी, जीवाणु की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जीवाणु कोशा है, यानी एक जीवाणु की कोशिका है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे बाहरी आवरण इसका कहलाता है कैप्सूल। इसके जस्ट सेकंड वाला जो पार्ट है वो है इसकी कोशिका भित्ति, और इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसे कोशिका द्रव कहा जाता है। और इसी कोशिका द्रव में बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो तैरते हुए नजर आते हैं, जिनमें आप देख रहे हैं कि राइबोसोम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है राइबोसोम। कुछ प्रकाश संश्लेषित थैलियाँ भी होती हैं। अगर इसके बारे में थोड़ा जानना चाहें तो देखिए, अधिकांशतः जो जीवाणु होते हैं ना, वो मैक्सिमम आप देखेंगे कि वो विषम पोषी ही होते हैं। ठीक है, यानी दूसरों पर वे आश्रित रहते हैं, विषम पोषी होते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम लिख दे रहा हूँ, मैक्सिमम विषम पोषी होते हैं। लेकिन कुछ जो जीवाणु हैं वो स्वपोषी होते हैं। ठीक है, तो जो जीवाणु स्वपोषी होंगे उन्हीं में प्रकाश संश्लेषण थैलियाँ पाई जाएंगी। जो विषम पोषी होंगे यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण थैलियाँ नहीं पाई जाएगी, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा राइबोसोम तो मिलेगा ही मिलेगा। इसमें संचित भोजन यहाँ पे देख सकते हैं, कोशिका झिल्ली यहाँ पर है, मीजोजोम यहाँ पर है, आधारीय कणों की यहाँ पर बताया गया है। आनुवांशिक पदार्थ यहाँ पे, यानी जो डीएनए होता है वो इनके अंदर आपको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से ये एक कोशिका का स्ट्रक्चर है, किसका, तो जीवाणु कोशिका का। और ध्यान रखिएगा कि कोई अगर जीवाणु है जो पानी के अंदर जीवित रहता है या पानी के अंदर है, तो वो चलने के लिए जिसका इस्तेमाल करता है उसी को कहा जाता है फ्लैजिला।
और इसी फ्लैजिला को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो कोसा या कसाभिका या फिर कसाभी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इसी का हिंदी है कसाभिका। और ये क्या है, फ्लैजिला से क्या करता है जीवाणु, तो ये चलता है, ठीक है, चलने में ये मदद करता है। कहाँ पर, तो पानी में, ठीक है, पानी के अंदर जो जीवाणु रहते हैं उनको संचलन में हेल्प करता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर तो हमने बात कर ली है, कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं जो मृतोपजीवी होते हैं, तो इनको बारे में भी थोड़ा देखते हैं। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो मृतोपजीवी होते हैं। अब जो जीवाणु मृतोपजीवी हैं वो समझ गए होंगे कि आप कि मृतोपजीवी का मतलब क्या होता है, यानी वैसे जीवाणु जो मृत चीज़ों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, मृत पादप हो या जंतु हो, वहाँ से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो उनको कहा जाता है मृतोपजीवी। और इसका एग्जाम्पल ही क्वेश्चंस में आते हैं आपको, तो याद रखिएगा एजेटोबैक्टर जो है ये क्या है, मृतोपजीवी बैक्टीरिया है, ठीक है, एजेटोबैक्टर, जिसको आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ जीवाणु सहजीवी भी होते हैं, जैसे माइक्रोबैक्टीरियम जो है ये सहजीवी है। तो सहजीवी का उदाहरण यानी दूसरे के ऊपर वो डिपेंडेंट, दूसरे के ऊपर इस प्रकार के बैक्टीरिया को क्या कहा गया है, या इसका उदाहरण क्या है, तो माइक्रोबैक्टीरियम जो है ये एक प्रकार का सहजीवी की भूमिका निभाता है, ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम। उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जीवाणुओं में अगर जनन की बात करें, जहाँ से क्वेश्चंस लगातार बन रहे हैं, तो जीवाणु में जो जनन का प्रोसेस होता है वो होता है दो तरह का, ठीक है, या मोनेरा जगत में ही दो तरह का होता है। पहला होता है कि ये जीवाणु जो है जनरली आप देखेंगे कि अलैंगिक ही जनन करते हैं, अलैंगिक, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, अलैंगिक जनन करते हैं। उसके बाद इनमें जो होता है वो द्विविभाजन की जनरली घटना देखने को मिलती है, यानी दो भागों में ये बट के करते हैं इस तरह से जनन की प्रक्रिया, तो द्विविभाजन की इनमें घटना देखने को मिलती है। अलैंगिक जनन होता है और इसमें ये दो विधियों से जनन करते हैं। एक तो होता है संयुग्मन, संयुग्मन मतलब हो गया कंजुगेशन, यानी यहाँ पे जुड़ाव से, और दूसरा होता है रूपांतरण, यानी रूपांतरित होकर के। तो ये दो तरह से जनन करते हैं। तो संयुग्मन में नाम से ही लग रहा है कि इसमें क्या होगा कि दो कोशिकाओं के जुड़ने से अनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान को ही हम लोग क्या कहेंगे, संयुग्मन कह देंगे। यानी एक ये कोशिका है, एक ये कोशिका है, ये दोनों जब जुड़ेगी तो ये संयुग्मन हो गया। और यहाँ पर रूपांतरण में क्या होगा कि बाह्य माध्यम से वो डीएनए लेगा और डीएनए लेने के बाद उस अपने अनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन कर लेगा, ठीक है, यानी ये डीएनए बाहर से आया और ऑलरेडी जो डीएनए अंदर में था ये इसमें मिक्स करके इसको परिवर्तित कर लेगा। तो ये है एक रूपांतरण की प्रक्रिया। तो ये दो विधियों से यहाँ पे जनन होता है और दोनों ही विधि कैसी है, अलैंगिक है, इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कुछ जीवाणुओं के अगर प्रकार की बात करें तो आप सबसे पहले नीचे आ सकते हैं कि जीवाणुओं का प्रकार कैसा होता है। ये पहले जीवाणुओं की आकृतियों को देखते हैं। तो देखिए जीवाणुओं की अगर आकृतियों की बात करें तो ये कई प्रकार के आकृति वाले हो सकते हैं और यहाँ से क्वेश्चन लगातार बनता भी है। तो ये देखिए माइक्रोकोकस हो गया एक आकृति इनकी। इसके अलावा डिप्लोकोकस आप देख रहे हैं दो पार्ट में ये विभाजित हैं, इसीलिए इसको डिप्लोकोकस कहा गया है। स्टेफाइलोकोकस इस तरह के होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस एक चेन की तरह होते हैं ये, ठीक है, और स्टेफाइलोकोकस जो है ये एक आलू के ढेर की तरह हो सकते हैं। बेसिलस आप देख सकते हैं, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो ये छड़ के जैसा होते हैं बेसिलस। और कोरोनी बैक्टीरिया इस तरह के होते हैं। बेसिलस टाइफी जो टाइफाइड का कारण बनते हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का होते हैं। इसके अलावा ये बेसिलस प्रोटियस है, ये कुंडलित भी हो सकते हैं। और ये सिफिलिस का जीवाणु है। देखिए सिफिलिस एक रोग होता है और ये इसका जो वाहक है वो जीवाणु ही होता है। तो सिफिलिस के जीवाणु इस प्रकार के होते हैं। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया है, ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया है। ये थायो स्पाइरिलम का शेप है और ये विब्रियो, ठीक है, जैसे आप सुनते होंगे विब्रियो कॉलेरी, इसी से होता है कॉलेरा नामक रोग। तो कॉलेरा नामक जो रोग होता है वो जिस जीवाणु के कारण होता है उसका शेप इसी तरह का होता है। तो ये विब्रियो शेप है, जैसे विब्रियो कॉलेरी नाम है तो विब्रियो का मतलब शेप हो गया। तो उसी प्रकार से सिफिलिस जो है ये देखिए बैक्टीरिया के शेप के कारण इसका नाम पड़ गया है रोग को क्या कह देते हैं, सिफिलिस कह देते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से एग्जाम्पल लगातार पूछा जाता है। तो आपने नाम सुना होगा कि राइजोबियम जो है ये एक बहुत फेमस बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, राइजोबियम, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि जीवाणुओं से क्या क्या लाभ होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन लगातार बनता है, तो यहाँ पे देखते हैं इसको। तो देखिए इन जीवाणुओं से लाभ क्या क्या होता है। तो पहले तो हमने देख लिया यहाँ पर कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, यानी क्या करते हैं कि
ये जनरली दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। और ये क्या करता है, वहाँ पे जो मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन की वृद्धि कर देता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, इससे मिट्टी की उर्वरता जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये राइजोबियम इसका काम करता है। उसके बाद आपको पता होगा कि दूसरा लाभ जो है, अगर हमको दही जमाना है तो दही जमाने में भी हमारा जो हेल्प करता है वो क्या करता है, बैक्टीरिया करता है। और उस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, तो लैक्टोबैसिलस कहते हैं। ठीक है, लैक्टोबैसिलस, तो ये दही जमाने में मदद करता है। उसके बाद यहाँ पे भी देख सकते हैं आप बैसिलस आ रहा है, यानी यहाँ पे हमने देखा था ये जो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है इसका शेप कैसा होगा, इस टाइप का होगा। तो यहाँ से ये भी आप याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कुछ बैक्टीरिया का हम लोग खाद की तरह भी यूज करते हैं, खाद, जैविक खाद। ठीक है, जिसमें कुछ मेथनोजेनिक बैक्टीरिया आ जाते हैं जिन जो मीथेन युक्त होते हैं। तो मेथनोजेनिक जो बैक्टीरिया होंगे उनको हम लोग खाद की तरह यूज कर सकते हैं। तो मेथनोजेनिक बैक्टीरिया याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें अगला, तो अपमार्जक की भूमिका में भी कई बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, अपमार्जक की भूमिका में, तो इनमें जो बैक्टीरिया जाते हैं वो जनरली क्या करते हैं कि जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको सड़ा देते हैं, अपघटित कर देते हैं। तो इनमें स्यूडोमोनास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्यूडोमोनास जो है ये अपमार्जक की तरह काम करता है। और ये क्या है, तो एक बैक्टीरिया है। ये क्या करता है कि कोई भी अपशिष्ट हो, चाहे जंतु का हो चाहे मानव का हो, जैसे कोई गोबर है तो आप देखेंगे कि गोबर या कोई भी चीज़ जो कुछ दिन बाद, या कोई पत्ती है ये कुछ दिन बाद सड़ जाता है, तो सड़ने के बाद सड़ने का काम या सड़ाने का काम जो करते हैं उन्हीं को कहा जाता है अपमार्जक। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली स्यूडोमोनास जो है एक अपमार्जक की तरह काम करता है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, तो कुछ रेशों की गुणवत्ता का निर्धारण में भी काम आते हैं। ठीक है, रेशों की गुणवत्ता का निर्धारण करते हैं, यानी जो बढ़िया रेशा आता है वो इन्हीं की वजह से होता है। और इनका नाम है क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम नाम के जो ये बैक्टीरिया हैं, ये रेशों के, या फिर स्यूडोमोनास इसमें भी आ जाता है, ये लोग रेशों की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। तो ये लाभकारी हैं इस तरह से। इसके अलावा चाय कॉफ़ी में भी पाए जाते हैं, जैसे मेगाथीरियम एक जीवाणु है जो कि चाय की पत्तियों में अगर मान लीजिए कड़वाहट हो जाता है तो ये क्या करता है, उस कड़वाहट को कम करता है। ठीक है, तो चाय की पत्तियों में कड़वाहट को कम करने वाला कौन है, चाय की पत्तियों में कड़वाहट को ये कम करेगा और नाम है इसका मेगाथीरियम। ठीक है, कड़वाहट को कम करेगा, नाम क्या है, मेगाथीरियम। तो इस प्रकार से ये कुछ बैक्टीरिया हैं जो आपके लिए लाभकारी होते हैं। इसके अलावा आपको पता ही है कि कुछ प्रतिजैविक के रूप में यूज होते हैं। जिस तरह से इनको प्रतिजैविक को क्या कहा जाता है, तो एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। तो जो एंटीबायोटिक्स का निर्माण होता है उनमें भी इन बैक्टीरियाओं का यूज होता है। तो इस वजह से ये एंटी बैक्टीरिया या फिर प्रतिजैविक के रूप में भी यूज होते हैं। और इनमें कुछ नाम है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस है और एरिथ्रोमाइसिन का निर्माण में इसका यूज होता है। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स है, लेकिन यही मेनली आपको एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। दही वाला लैक्टोबैसिलस याद रखिए, खाद के लिए मेथनोजेनिक याद रखिए, अपमार्जक में स्यूडोमोनास याद रखिए, रेशों में क्लोस्ट्रीडियम देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर चाय की पत्तियों की कड़वाहट को अगर कम करना है तो आपको मेगाथीरियम नामक बैक्टीरिया लेकर आना होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अब जिस तरह से आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ का अगर लाभ है तो उसका हानि भी है, तो हम अगर बैक्टीरिया की हानि की बात करें कि कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो हानि पहुंचाते हैं, तो इनको अगर देखें तो हानि में पहुंचाने वाले हैं, जैसे आप देखेंगे कि भोजन को विषाक्त कर देते हैं, कई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं। ठीक है, भोजन को विषाक्त कर देते हैं। और ये बैक्टीरिया कौन है, तो ये है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनी। कई बार एग्जाम में यह आ चुका है, तो याद रखिएगा क्लोस्ट्रीडियम, ट्रीडियम बोटुलिनी। स्पेलिंग हो सकता है थोड़ा मोड़ा इधर उधर, लेकिन याद रखिएगा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनी जो है ये ऐसा बैक्टीरिया है जो भोजन को विषाक्त कर देता है। उसी प्रकार से कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो विनाइट्रीकरण कर देते हैं, यानी नाइट्रोजन का या जो है मतलब जो नाइट्रेट है मिट्टी में या फिर नाइट्राइट है, इसको क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं और वो गैस बन के फिर वो उड़ जाती है। यानी ये लोग मिट्टी को अनउर्वर भी बना देते हैं। जैसे हमने देखा कि जो राइजोबियम है वो क्या कर रहा था, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके वो मिट्टी को उर्वर बना रहा था, और जस्ट अपोजिट ये काम करते हैं, यानी ये विनाइट्रीकरण कर देते हैं। और इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो नाम है उसका नाम है थायोबैसिलस। तो इसको याद रखिएगा, थायोबैसिलस जो है वो इसी प्रकार का काम करता है। थायोबैसिलस बैक्टीरिया है ये। उसी प्रकार से कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो विसल्फीकरण करते हैं, और कई हैं जो रोगों के कारक हैं। तो विसल्फीकरण से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रोगकारी। तो रोगकारी कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, इनको हम लोगों को देखना ज़रूरी है जो हमारे लिए हानिकारक हैं।
तो जैसे आप देखेंगे हैजा जो रोग होता है इसका कारण बनता है कौन, तो विब्रियो कॉलेरी। तो याद रखिएगा विब्रियो कॉलेरी जो है ये हैजा का कारण बनता है और ये क्या है, जीवाणु है। उसी प्रकार से दूसरा अगर हम लोग देखें तो दूसरा कुष्ठ रोग आप देखेंगे, ये कुष्ठ भी जो होता है ये भी बैक्टीरिया के कारण होता है और इसके लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन सा है, तो वो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट तपेदिक जो रोग होता है जिसको टीबी भी कहा जाता है, तपेदिक या टीबी, तो ये किसके कारण होता है, तो ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो याद रखिएगा ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण टीबी होता है। तो इस तरह से कुछ ये हैं जो मानवों में जो रोगकारी बैक्टीरिया हैं वो हैं। अब यहाँ पर हम लोग कुछ वनस्पति में देखते हैं। तो वनस्पति में आप देखेंगे आलू में एक रोग होता है, आलू में, और आलू में जो रोग होता है वो है आलू का सैथिल रोग, आलू का सैथिल। ठीक है, और इसका जो कारण है वो कौन है, तो स्यूडोमोनास सोलेनिसियरम इसका नाम है। तो याद रखिएगा स्यूडोमोनास सोलेनिसियरम, सोलेनिसियरम, ये ऐसा बैक्टीरिया है जो आलू में सैथिल रोग का कारण बनता है। और एक आप देखेंगे कि फलों में क्राउन गाल रोग हो जाता है, तो इसका कारण भी बैक्टीरिया ही है, एग्रोबैक्टीरियम कहा जाता है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बैक्टीरिया के बारे में ये सारे फैक्ट हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से क्वेश्चंस लगातार बनता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं जो छूट गया है। तो देखिए जैसे यहाँ इसकी अगर कोशिका भित्ति की बात करें कि इसकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, जिससे लगातार क्वेश्चन आता है, तो इसकी कोशिका भित्ति जिससे बनी होती है उसको कहा जाता है पेप्टाई डोग्लाइकेन। तो याद रखिएगा कि इसकी कोशिका भित्ति जो है जिससे बनी होती है उसको क्या कहा जाता है, तो पेप्टाई डोग्लाइकेन कहा जाता है। ठीक है, और ये जनरली किससे बनी होती है, इसकी कोशिका भित्ति, तो पेप्टाई डोग्लाइकेन से। वही इसकी अगर कोशिका झिल्ली की बात करें तो ये प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। तो ये भी याद रखिएगा कि प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से बनती है, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से बनी होती है इसकी कोशिका भित्ति, किसकी, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति। तो इस प्रकार से यहाँ से लगभग जितने भी बैक्टीरिया से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हमने डिस्कस करने का काम किया है। फिर भी एक यहाँ पर पॉइंट आप देख सकते हैं, एक माइकोप्लाज्मा एक है, माइकोप्लाज्मा, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एक जानकारी ले लेते हैं कि ये माइकोप्लाज्मा क्या है। तो देखिए माइकोप्लाज्मा जो है ये सबसे सूक्ष्म या सबसे सरल इसको कहा जाता है जीवाणु। ठीक है, सबसे सूक्ष्म जीवाणु, सबसे सूक्ष्म या फिर आप सरल जीवाणु के नाम से इसको जानते हैं माइकोप्लाज्मा। ये क्वेश्चन भी आता है कि सबसे छोटा जीवाणु कौन सा है, तो माइकोप्लाज्मा है, या सबसे सरल कौन है, तो माइकोप्लाज्मा है। इसके अलावा ध्यान रखना है इसमें कि जैसे हमने देखा कि जनरली कोशिका भित्ति पाई जाती है जीवाणुओं में, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ये अंतर है। ठीक है, दोनों के अंदर ये ध्यान रखिएगा। और इसको जीवाणु, विषाणु एवं कवक के बीच की कड़ी माना जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद करना है कि जो माइकोप्लाज्मा है इसको जीवाणु प्लस विषाणु प्लस कवक, इन तीनों के बीच की कड़ी कौन है, माइकोप्लाज्मा है, तीनों के बीच की कड़ी। तो इस प्रकार यहाँ से जीवाणु से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ से बाहर उम्मीद कम है कि जीवाणु से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।